Hello students, today we will start our chapter 9 part 3. Chapter 2 part 3. Okay, First World War and Russian Revolution. In the first part, we studied about colonialism in Western Europe and Africa and Asia. Colonialism in Asia and in Africa, which led to the First World War. First World War क्यों हुआ? वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ चाहते थे कि वो अपना रूल एक्सपांड करें. उनकी डिज़ायर थी, उनकी इच्छा थी कि वो अपना रूल एशिया और अफ्रीका में एक्सपांड करें. उनके इस लालच की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ. पार्ट 2 जो हमने लास्ट टाइम किया उसमें हमने पढ़ा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें फैक्टर्स थे इकोनॉमिक फैक्टर, मिलिटरिज्म, ग्रुपिज्म, फीलिंग ऑफ फियर्स नेशनलिज्म, रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड फिलोसॉफी अबाउट war. So these were the factors that caused the first world war. Okay, now in third chapter we will complete this whole in third part we will complete this whole chapter. So first paragraph जहाँ से हम आज start करेंगे, the paragraph is written about the first world war. अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, किस किसने किया, कैसे किया, कहाँ किया. In the First World War, 24 nations supported the Allied nations and 4 nations supported the Axis nations. अब देखिए नेशंस का दो ग्रुप बन गया. 24 नेशंस एक ग्रुप बना लिए जिसका जो कहा गया एलाइड नेशंस, और 4 नेशंस एक ग्रुप बना लिए जिसे कहा गया एक्सिस नेशंस. अब ये क्या है हम समझते हैं. इनिशियली जर्मनी मेड नोटवर्थी विक्ट्रीज इन यूरोप एंड रूइंड द फ्रेंच आर्मी. जर्मनी ने यूरोप में एक अच्छी खासी अपनी विक्ट्री बना ली, जीत हासिल की, और फ्रेंच आर्मी को रियून कर दिया, मीन्स ख़त्म कर दिया. इट फॉट मैनी सबमेराइन वॉर्स एंड डिस्ट्रॉयड द शिप्स ऑफ द अलाइड नेशंस. जो जर्मनी है वो एक्सिस नेशन का नेशन है, ठीक है, एक्सिस नेशन में है. तो जर्मनी ने क्या किया, अलाइड नेशंस के बहुत सारे शिप्स डिस्ट्रॉय किए. कैसे? सबमेरीन वॉर्स मीन्स पानी के अंडर वाटर वॉर करके जर्मनी ने फ्रांस के कई सारे शिप्स डिस्ट्रॉय कर दिए. मैनी सोल्जर्स एंड सिविलियंस डाइड बिकॉज ऑफ टैंक्स एंड पॉइजनस गैसेस. अब जब वॉर हुआ तो उन्होंने बहुत बड़े बहुत हैवी आर्म वेपन्स और आर्म्स यूज़ करने लगे, जिसमें बहुत सारे लोग मरे, बहुत सारे सोल्जर्स एंड सिविलियंस मीन्स कॉमन पीपल. सो टैंक्स और पॉइजनस गैस यूज़ हुआ जिसमें बहुत सारे सोल्जर्स एंड सिविलियंस लॉस्ट देयर लाइफ. In 1917, the Russian Revolution started, so Russia withdrew from the war. अब 1917 में क्या हुआ, रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ. मीन्स रशियंस ने यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ वॉर छेड़ दिया, जिस वजह से क्या हुआ, रशिया इस वॉर से विड्रॉ हो गया. मीन्स वो वॉर करने के खिलाफ हो गया. कौन सा वॉर? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ठीक है, 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने वाला था जिसमें रशिया ने पार्ट नहीं लिया. ठीक है, रशिया ने एक वॉर किया अलग से विच वॉज कॉल्ड द रशियन रिवॉल्यूशन इन 1917. सो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड बिटवीन 24 नेशंस एंड 24 अलाइड नेशंस एंड 4 एक्सिस नेशंस. ओके, रशियन रिवॉल्यूशन में से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में से रशिया विड्रू हिज नेम, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रशिया ने पार्ट नहीं लिया. रशिया ने किस में पार्ट लिया? रशिया ने रशियन रिवॉल्यूशन में पार्ट लिया, जो हम आगे पढ़ेंगे. नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग जर्मनी. जब रशिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में से निकला उस टाइम जो स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री था, नेशन था, वो कौन सा था? जर्मनी. स्ट्रॉन्ग जर्मनी मैनेज टू ड्रोन एन अमेरिकन स्टीमर लुसिटानिया in which 147 अमेरिकन सोल्जर्स डाइड. अब क्योंकि जर्मनी स्ट्रॉन्ग था उसने क्या कि मैनेज टू ड्रॉन मीन्स उसने अमेरिका का एक स्टीमर डुबा दिया. ड्रॉन मीन्स डुबा दिया. उस स्टीमर का नाम था लुसिटेनिया, जिसमें 147 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए. कॉन्सिक्वेंटली अमेरिका जॉइंड द अलाइड नेशन फॉर द वॉर इन 1917 अप्रैल. जिस वजह से क्या हुआ, अमेरिका ने अलाइड नेशन ज्वाइन किया इन 1917. विद दैट countries like Panama, Greece, Cuba, China and Siama also joined allied nation. अमेरिका के साथ साथ पनामा, ग्रीस, क्यूबा,
चाइना और सियामा ने भी एलाइड नेशंस ज्वाइन कर लिया। दस दी एलाइड नेशंस बिकेम स्ट्रॉन्गर, इसलिए एलाइड नेशंस स्ट्रॉन्गर बनता गया। जर्मनी आर्मी कुड नॉट विदस्टैंड दी अमेरिकन ट्रूप्स, अब क्योंकि अमेरिका और एलाइड नेशंस सब साथ हो गए, एलाइड नेशंस वाली ग्रुप स्ट्रॉन्गर बनती गई। और वो इतनी स्ट्रॉन्ग बन गई कि जर्मनी थोड़ा सा उनके सामने कमज़ोर पड़ गया। जर्मन आर्मी कुड नॉट विदस्टैंड द अमेरिकन ट्रूप्स, यानी कि जो एलाइड नेशंस के साथ जो अमेरिका ज्वाइन हुई थी और ये सारे कंट्रीज़ ज्वाइन हुए थे, इनकी मिली हुई जो आर्मी थी, इनकी यूनाइटेड जो आर्मी थी इन सब कंट्रीज़ की, एलाइड नेशंस की, उनके सामने जर्मन आर्मी थोड़ी सी फीकी पड़ गई, थोड़ी सी वीक हो गई। अब जर्मनी में वो दम नहीं था, क्योंकि जर्मनी पहले अकेला था और अमेरिका और ये सारे स्टेट्स भी पहले इंडिपेंडेंट थे। बट जैसे ही ये सब साथ आए एलाइड नेशंस बन के, इनकी आर्मी स्ट्रांग होती गई, सब लोग मिल गए, सबकी आर्मी मिल गई, सब लोग साथ में वॉर करने के लिए रेडी हो गए और उनके सामने फिर जर्मन आर्मी वीक हो गई। द होल पोजीशन ऑफ द वॉर चेंज्ड। पहले क्या है देखिए, पहले एक्सिस नेशन जिसमें जर्मनी था वो स्ट्रांग था और एलाइड नेशन जिसमें कोई कंट्रीज़ नहीं थी वो वीक था। अब धीरे धीरे 24 कंट्रीज़ जुड़ गई और एलाइड नेशन अब स्ट्रांग हो गई और पूरा वॉर का पिक्चर चेंज हो गया। बल्गेरिया इन सितंबर 1918, टर्की एंड ऑस्ट्रिया इन अक्टूबर 1918 जॉइंड द एलाइड नेशंस। लास्ट स्लाइड में जो हमने नेशंस के नाम देखे उन्होंने तो ज्वाइन किया ही था, उनके साथ बल्गेरिया ने सितंबर में, टर्की ऑस्ट्रिया ने अक्टूबर में एलाइड नेशंस ज्वाइन कर लिया। द जर्मन लीडर कैसर एब्डिकेटेड हिज पोजीशन एंड रैन अवे। अब इतने सारे कंट्रीज़ को साथ आता देखकर जर्मन का जो उस टाइम लीडर था कैसर, उसने एब्डिक्ट हिज पोजीशन, यानी उसने अपना पोजीशन छोड़ दिया और वो भाग गया। Germany surrendered to Allied nations on 11th November and signed a ceasefire treaty and the war came to an end. अब जब लीडर ही भाग गया तो फिर आर्मी क्या करेगी, किसके हुक्म फॉलो करेगी, ठीक है, किसके कमांड्स फॉलो करेगी, कैसे अकेले वॉर करेगी। तो जर्मनी ने सरेंडर कर दिया किसको, 24 कंट्रीज़ वाले एलाइड नेशन को। कब, ऑन 11th नवंबर, ठीक है। और फिर उसने एक सीज़ फायर ट्रीटी साइन की। सीज़ फायर मीन्स हम अब अपना वॉर करने का इरादा छोड़ते हैं, मीन्स अब हमें आगे वॉर नहीं करना। और द वॉर केम टू एन एंड, जर्मनी ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई अब हम वॉर नहीं करना चाहते, हमारा लीडर भी भाग गया है। तो इस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर केम टू एन एंड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बंद तो ख़त्म तो हो गया, लेकिन उसके बहुत बुरे इफ़ेक्ट्स भी हुए। अब वो क्या इफ़ेक्ट्स हुए वो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी वॉर होगा तो उसके इफ़ेक्ट्स तो होंगे, कई सारे लोग मरेंगे, चीज़ें डिस्ट्रॉय होगी। सो वही हम अब देखते हैं। सो इफ़ेक्ट 1, डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटेरियल। पहला क्या हुआ, मैन और मटेरियल मीन्स ह्यूमन बीइंग और उनके जो सामान था, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, उस पर उनका नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ हम देखते हैं। फर्स्ट, अप्रॉक्सीमेटली मीन्स अंदाजन 6.5 करोड़ पीपल ने इस वॉर में पार्ट लिया था। 1 करोड़ पीपल मर गए, 2 करोड़ पीपल इंजर्ड हुए और 70 लाख पीपल वेयर परमानेंटली हैंडीकैप। हैंडीकैप मीन्स किसी का पैर कट गया, किसी का हाथ कट गया, किसी की एक आंख खराब हो गई, किसी का कोई बॉडी पार्ट खराब हो गया, उसे हम हैंडीकैप बोलते हैं। सो ये मैन डिस्ट्रक्शन हुआ। More number of people died because of starvation and other forms of killing and epidemic that broke out after the war। और कई सारे लोग तो वॉर के बाद मरे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्टारवेशन मीन्स खाने पीने की कमी हो गई और लोग ऐसे ही एक दूसरे को जेलसी की भावना से मारने लगे और जो इंजर हुए थे वो बच नहीं पाए और वो मर गए। द टोटल वॉर एक्सपेंडिचर वॉज क्वाइट हाई, यानी कि इस वॉर में जो खर्चा हुआ, जो नुकसान हुआ, वो बहुत ज़्यादा था, बहुत हाई था। सो देखिए, वॉर होता है तो उसमें जान जाती है लोगों की जो उस वॉर में पार्ट लेते हैं, और उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान होता है और उनके सामानों का नुकसान होता है, जो कि जर्मनी ने जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किया उसमें भी यही चीज़ हुई। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि वॉर कैसे हुआ, किन के बीच हुआ, और अब हम उसके इफ़ेक्ट्स देख रहे हैं। वॉर किसके बीच हुआ, 24 एलाइड नेशंस और 4 एक्सिस नेशंस, ठीक है। जर्मनी का लीडर भाग गया और जर्मनी ने वॉर ख़त्म किया। कैसे ख़त्म किया, एक सीज़ फायर ट्रीटी साइन करके, जिसका मतलब होता है कि अब हमें आगे वॉर कंटिन्यू नहीं करना है और हम अपना वॉर का हार, वी लूज़ द वॉर, जर्मनी ने साइन कर दिया कि भाई हम ये वॉर हारते हैं।
वॉर तो ख़त्म हो गया लेकिन अपने पीछे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स छोड़ गया, जिसमें से फर्स्ट इफ़ेक्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटेरियल। बहुत सारे लोग मरे, अराउंड 6.5 करोड़ लोगों ने तो सिर्फ पार्ट लिया था, उसमें से 1 करोड़ डाइड, 2 करोड़ वे इंजर्ड, 70 लाख पीपल वेर लेफ्ट ओवर परमानेंटली हैंडीकैप्ड। ठीक है, कई सारे लोग भूख की वजह से भी मरे, स्टारवेशन, भूख मतलब भूखमारी बोलते हैं, जिसमें लोगों को खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, उस वजह से भी कई सारे लोग मरे। और कई लोग उसके बाद जो उनकी बीमारी हुई, हर तरफ बीमारी फैली होगी, लोगों का खून होगा, जगह नहीं होगी रहने वहने को, इन्फेक्शन हुआ होगा, कोई बीमारी होगी, उस वजह से उसे हम एपिडेमिक कहते हैं, जिस वजह से बहुत सारे लोग इफ़ेक्ट हुए। नाउ व्हाट इज़ द सेकेंड इफ़ेक्ट? इफ़ेक्ट टू सोशल चेंज। ड्यूरिंग द वॉर मेजॉरिटी ऑफ द मैन ऑफ ऑल नेशंस वेर ऑन द वॉर फ्रंट। अब जब ये वॉर हुआ था तब सभी देशों के सभी आदमी, मैन, वॉर के लिए बाहर आ गए थे, मीन्स वॉर में उन्होंने पार्ट लिया था। वुमेन शोल्डर्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली एंड ऑक्यूपेशन। जब आदमी, घर के जो मेल होते हैं, वो जब वॉर के लिए बाहर गए तो घर में कौन रह गई? फीमेल्स। तो फीमेल्स ने पूरी फैमिली की और उनकी अर्निंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। दे स्टेप्ड आउट ऑफ देयर होम्स एंड सक्सेसफुली टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन डिफरेंट प्रोफेशनल फील्ड्स। यानी कि जब उनके हस्बैंड वॉर के लिए गए तो उन्होंने घर भी संभाला और उनके हस्बैंड का जो भी जॉब होगा, जो भी छोटी मोटी नौकरी मिली होगी, वो भी वो करती थी। द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ देयर बीइंग इक्विवेलेंट टू मैन एनहेंस्ड। और फिर इसी तरह से वुमेंस को खुद पर कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, हम घर भी संभाल सकते हैं और अपने पति का जॉब वर्क भी कर सकते हैं। और धीरे धीरे इस तरह से वुमेंस घर के बाहर निकलना स्टार्ट हुई, उन्होंने भी बाहर के काम करना स्टार्ट किए। उनके पति का जो भी जॉब था, जो भी काम वो करते थे पैसे कमाने के लिए, वो अब उनकी वाइफ्स बाहर आकर करती थी। पहले क्या है, लेडीज़ लोगों को सिर्फ घर का काम ही करने की परमिशन थी, बट जब मेन सारे वॉर के लिए चले गए तो घर पे पैसे कौन कमा के लाएगा? फिर घर की लेडीज़ें, घर की वुमेन्स बाहर निकली। दे स्टेप्ड आउट, दे शोल्डर्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली एंड ऑक्यूपेशन। दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अच्छे से निभाती हुई, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा और वो प्रोफेशनल फील्ड में भी सक्सेसफुल हुए। सो ये हुआ सोशल चेंज। ठीक है, सोशल चेंज हुआ, सोसाइटी में चेंज हुआ कि नॉट ओनली मेन बट वुमेन ऑल्सो कैन वर्क फॉर द फैमिली। नेक्स्ट चेंज हम पढ़ रहे हैं, कॉन्सिक्वेंटली द डिमांड फॉर वुमेन टू एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइज वॉज रेज्ड। यानी कि लोग डिमांड करने लगी, भाई लेडीज़ क्या है जो काम करती थी वो दे यूज टू डू इट मोर बेटर देन मैन। सो जो भी उनको अपॉइंट करते थे वो लेडीज़ों को ज़्यादा अपॉइंट करने लगे। क्यों? क्योंकि उनके काम में परफेक्शन होता था, काम वो अच्छे से करती थी। सो लोग फीमेल्स को जॉब पर अपॉइंट करना ज़्यादा बेटर समझने लगे। ड्यूरिंग द वॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बेसिक नेसेसिटी हैज़ रिड्यूस्ड। अब वॉर के टाइम क्या हुआ, जो लोगों की बेसिक नेसेसिटी हैं उनका प्रोडक्शन कम हो गया। सो द प्रॉब्लम लाइक स्कैरसिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टारवेशन, स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स एक्सेट्रा रेज्ड देयर हेड्स। People suffered a lot and the children's condition was pathetic. Means जब वॉर के बाद जब धीरे धीरे प्रोडक्शन कम हो गया, मीन्स सब लोग वॉर में ध्यान दे रहे हैं, तो फिर जो बेसिक चीज़ें हैं उसका प्रोडक्शन कैसे होगा? वुमेंस करेंगे लेकिन सामान भी तो मिलना चाहिए काम करने के लिए, तो सामान मिलना बंद हो गया। तो वुमेन अब कितना प्रोडक्शन कम हो गया, तो स्कैरसिटी मीन्स कमी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब चले गए सबके, स्टारवेशन, भूखमारी आ गई, लोग स्ट्राइक करने लगे, लॉकडाउन करने लगे, ये सब प्रॉब्लम्स सोसाइटी में बढ़ गई। लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ा और इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ा बच्चों को, क्योंकि बच्चे तो क्या कर सकते हैं, बच्चे को भूख लगती है, उनको खाने पीने को तो चाहिए, बट खाने पीने का प्रोडक्शन ऐसे ही बंद हो गया। लोग स्ट्राइक पर आ गए, उनकी मांगें बढ़ गई, उनकी चिंताएं बढ़ गई, उनके डिमांड्स बढ़ गए, उनको बेसिक चीज़ रोटी कपड़ा मकान ही नहीं मिलता था, तो बच्चों को कहाँ से पालेंगे, कैसे पालेंगे? तो सबसे पुअर हालत, सबसे बुरी हालत थी, पैथेटिक मीन्स बहुत बुरी हालत हो गई थी बच्चों की, देन वुमेन्स की, देन मैन की। इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो ये सोशल चेंजेस हुआ कि वुमेन्स को घर और बाहर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर करना पड़ा। वुमेन्स घर के बाहर निकली, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा, ये एक पॉजिटिव बात हुई। लेकिन इसी के साथ साथ
बच्चों की हालत बहुत ख़राब हो गई। इसका थर्ड इफेक्ट है द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस इन जून। अब ये ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस क्या है? द अनकंडीशनल सरेंडर ऑफ जर्मनी टू एलाइड नेशंस ब्रॉट टू एन एंड ऑफ द वॉर। यानी कि वॉर कैसे ख़त्म हुआ था? जर्मनी ने खुद को एलाइड नेशंस को सरेंडर कर दिया, इस वजह से वॉर ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ? देन द एलाइड नेशंस अंडरटुक द पीस प्रोसेस इन पेरिस इन विच सम 58 कमीशंस वेर फॉर्म्ड एंड 145 सेशंस वेर ऑर्गेनाइज्ड। उसके बाद एलाइड नेशंस ने क्या किया? एक कमेटी बनाई पेरिस में जिसका नाम रखा पीस प्रोसेस। पीस प्रोसेस में इन्होंने 58 कमीशंस को ऐड किया और 145 सेशंस ऑर्गेनाइज किए। द एग्रीमेंट मेड विद जर्मनी वॉज मेड इन द मिरर पैलेस एट वर्सेलिस। इन्होंने क्या ये क्यों किया? जर्मनी के साथ एक बॉन्ड साइन करने के लिए, एक प्रॉमिस या हम कह सकते हैं ट्रीटी साइन करने के लिए। दस इट बिकेम टू नोन एज वर्सेलिस ट्रीटी। अब ये जो ट्रीटी है ये कहाँ साइन हुआ था? वर्सेलिस नाम की एक जगह है। द एग्रीमेंट मेड विद जर्मनी वॉज मेड इन द मिरर पैलेस एट वर्सेलिस। वर्सेलिस एक जगह है जहाँ पर मिरर पैलेस करके एक, वी कैन से इट इज़ अ पैलेस। इस पैलेस में ये वर्सेलिस ट्रीटी साइन हुआ, इसलिए इसे वर्सेलिस ट्रीटी कहते हैं। अब इस वर्सेलिस ट्रीटी में क्या था ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। बट ये वर्सेलिस ट्रीटी क्यों साइन हुआ? जर्मनी ने सरेंडर कर दिया तो अलाइड नेशंस ने वॉर ख़त्म कर दिया। ठीक है, जर्मनी के सरेंडर से अलाइड नेशंस ने वॉर ख़त्म हुआ। अलाइड नेशन ने पीस प्रोसेस हाथ लिया कि अब हम शांति बनाए रखेंगे, अब हमें कोई वॉर नहीं चाहिए। ये पीस प्रोसेस बनाने के लिए 58 कमीशंस और 145 सेशंस हुए। 58 कमीशंस मीन्स 58 लोग मिले, 145 सेशंस मीटिंग्स किया उन्होंने और फिर एक ट्रीटी साइन की, एक बॉन्ड साइन किया, एक प्रॉमिस साइन किया जो मिरर पैलेस वर्सेलिस में साइन हुआ, इसलिए उसे ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस कहते हैं। द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस में क्या था? देयर वॉज 4 प्रोविजंस इन द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। रीजनल अरेंजमेंट, रिडक्शन इन ट्रूप्स एंड डिसआर्ममेंट, the arrangement of distribution of gains at the end of the war and war fine and other provisions. These people played an important role in this treaty. ठीक है, तो ये जो ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस साइन हुआ उसमें क्या 4 चीज़ें फाइनलाइज हुई? रीजनल अरेंजमेंट कि किसको कौन सा रीजन दिया जाता है वो अरेंजमेंट हुआ। रिडक्शन इन ट्रूप एंड डिसआर्ममेंट मीन्स सभी नेशंस को कहा गया कि आप लोग अपनी अपनी आर्मी कम करें और अपने वेपन सब यूज़ करना बंद करें ताकि दोबारा वॉर ना हो। थर्ड, द अरेंजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स एट द एंड ऑफ द वॉर एंड वॉर फाइन। अब जो वॉर हो चुका उसमें जो भी नुकसान हुआ उसको सभी नेशंस को मिलकर भरपाई करनी पड़ेगी। और अदर प्रोविंसेस, और वॉर में क्या क्या हुआ उसके ऊपर दूसरी फील्ड्स की बातें। अब दीज पीपल प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस ट्रीटी। ये ट्रीटी फाइनल करने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। कौन है वो? अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज, फ्रेंच प्रेसिडेंट क्लेमेंको एंड इटालियन प्रेसिडेंट ऑरलैंडो। ठीक है, ये 4 जो हर स्टेट के प्रेसिडेंट थे इनका एक बहुत बड़ा रोल था इन दिस ट्रीटी। सो इस ट्रीटी में फाइनलाइज हुआ रीजनल अरेंजमेंट, रिडक्शन इन ट्रूप्स एंड डिसआर्ममेंट, अरेंजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स एट द एंड ऑफ द वॉर एंड वॉर फाइन और अदर प्रोविजंस। जर्मनी वॉज फाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर। जब ये वॉर के पूरे केस पर स्टडी की गई तो ये पता चला कि भाई जो भी वॉर हुआ है वो सबका जिम्मेदार जर्मनी है। सो अ वॉर फाइन ऑफ 6.5 बिलियन पाउंड्स वॉज इम्पोज्ड ऑन जर्मनी। इसीलिए 6.5 बिलियन पाउंड्स मीन्स वो बहुत बड़ा अमाउंट है। इतना जर्मनी के ऊपर फाइन लग गया, मीन्स जर्मनी को कहा गया कि भाई आपको इतने पैसे देने हैं, इस पैसों से फिर से सबकी लाइफ सेट की जाती। It had to give away the Ruhr region to France. Nextly, जर्मनी में एक रूर RUHR रूर रीजन भी था जो उसे फ्रांस को देना पड़ा। Its Rhine river had to be opened for industrial sea route. और तीसरी बात कि जर्मनी का जो राइन रिवर है RHINE उसे इंटरनेशनल सी रूट के लिए ओपन करना पड़ेगा। ये कंडीशन रखा अलाइड नेशंस ने जर्मनी के सामने। ठीक है, वो पहले इंटरनेशनल सी ट्रेड के लिए बंद था, अब उसे खोलने को कहा गया।
The Rhineland region on France border was disallowed from being a fortress as well as a mineral-rich region was given away to France for 15 years. अभी जो राइनलैंड रीजन है ये फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पे आता है, ठीक है। तो ये ट्रीटी जब साइन की गई तो इसमें जर्मनी के ऊपर बहुत कुछ इम्पोज किया गया, मीन्स जर्मनी को कहा गया आप ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। उसमें फर्स्ट था 6.5 बिलियन पाउंड का जुर्माना, सेकेंड था रूर रीजन फ्रांस को देना, थर्ड था रूर रिवर ओपन करना इंटरनेशनल सी रूट के लिए, फोर्थ था राइनलैंड रीजन जो था उसको फ्रांस को देने का। क्यों? क्योंकि वो एक मिनरल रिच रीजन था, यानी कि वहाँ से मिनरल बहुत सारे निकलते थे, तो वो रीजन 15 साल के लिए फ्रांस को देने का फैसला हुआ। मोस्ट ऑफ द जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वॉज कॉन्फिस्केटेड, मीन्स बहुत सारे जर्मन ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स जर्मनी की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ सब एलाइड नेशंस की कंट्रीज़ ने आपस में बांट ली। इस तरह से जर्मनी धीरे 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 करके बिकेम पुअर। ओके, एल्सेस एंड लोरेन वेयर टू बी रिटर्न टू फ्रांस। अब ये भी दो जगहों का नाम है, दो रीजन्स का नाम है, एल्सेस एंड लोरेन, जो फ्रांस को देना पड़ा। Besides this, Germany had to give its large quantity of coal and iron to France and other allied nations annually. और जर्मनी को सालाना, एनुअली मीन्स सालाना, हर साल जर्मनी में जो बहुत सारा कोल होता था, कोल और आयरन, वो फ्रांस को और सभी अलाइड नेशंस को देना पड़ता था। Germany was made to sign this term and condition on gunpoint and forcibly, because of which there was bitterness and desperation amongst Germans. अब जर्मनी ने ये सब खुशी खुशी तो दिया नहीं होगा, ना ही जर्मनी ने ये सब खुशी खुशी किया होगा। गन पॉइंट पे मीन्स उसके सर पे गन रखकर ये सब उससे साइन करवाया होगा। जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था, वॉर अब हम नहीं करेंगे ये तो किया था, लेकिन उसके बाद उसको वीक हो गया, उस वजह से सारे अलाइन नेशंस एक हो गए और उन्होंने जर्मनी को धमकी देकर, हम बोल सकते हैं, गन पॉइंट उसके सर पे गन रखकर ये सारी चीज़ें उससे प्रॉमिस करवा के ट्रीटी में साइन करवाई। कॉन्सिक्वेंटली द जर्मन इकोनॉमिकली फेल्ड मिसरेबली। अब आप देख सकते हैं कि जर्मनी का सब कुछ लूट लिया, जो भी उसकी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ और मिनरल्स एंड रीजन थे, सब जो भी थे, सब कुछ तो सभी एलाइड नेशंस ने आपस में बांट लिया और जर्मनी इकोनॉमिकली फेल्ड मीन्स इकोनॉमिकली वो पुअर हो गया, एकदम से बर्बाद हो गया। ओके, तो ये आप देख सकते हैं जर्मनी अगर वॉर नहीं करता तो जर्मनी एक अच्छी खासी कंट्री होती, बट क्योंकि उसने वॉर किया, स्टार्टिंग में स्ट्रांग था, बाद में वो यूनाइटेड 24 एलाइड नेशंस के सामने कमज़ोर पड़ गया, जिस वजह से उसे वो वॉर हारनी पड़ी और लास्ट में उसे मजबूरन ये ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस साइन करना पड़ा, जिसमें उसकी प्रॉपर्टी, उसके कई सारे रीजन्स, उसकी नदी का पानी, उसके मिनरल रीजन्स, उसके आयरन और रीजन, सब कुछ उसे फ्रांस और दूसरे एलाइड नेशंस को दे देना पड़ा। अब क्योंकि जर्मनी के लोग ये जानते थे कि हाँ, हमारे राजा से, हमारे प्रेसिडेंट से सब ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, इसीलिए तो जर्मन के लोगों में दूसरे लोगों, एलाइड नेशंस के लोगों के प्रति बिटरनेस मीन्स कड़वाहट आ गई, वो लोग उससे गुस्सा हो गए। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या हुआ? इफेक्ट 4, लॉन्ग टर्म इफेक्ट, इसका लंबा इफेक्ट अब देखिए। देयर वॉज अ फीलिंग ऑफ रिवेंज इन साइनिंग द ट्रीटी विद द नेशंस दैट वर डिफीटेड इन द वॉर। जो भी नेशंस इस वॉर में डिफीट हो गए थे, उनके प्रति, जर्मन के प्रति एक गुस्सा आ गया इस ट्रीटी को साइन करने की वजह से। पीस कुड नॉट बी एस्टेब्लिश विद द ट्रीटी। ये ट्रीटी साइन तो हुई, लेकिन शांति, किसी भी कंट्री को, किसी भी नेशन को शांति नहीं मिली। सोशलिस्ट रशिया वॉज नॉट गिवन अ प्लेस इन द लीग ऑफ नेशन। अब जो रशिया था, क्योंकि वो पहले ही विड्रॉ कर लिया था, है ना, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, क्योंकि उसने पहले ही विड्रॉ कर लिया था, इसीलिए उसे लीग ऑफ नेशन में जगह नहीं मिली। अमेरिका डिड नॉट ज्वाइन द लीग ऑफ नेशन। इवन अमेरिका ने भी लीग ऑफ नेशन ज्वाइन नहीं किया। That's why it can be said that the reason for the Second World War in the peace process of the First World War itself, यानी हम कह सकते हैं कि लोगों में एक दूसरे के प्रति गुस्सा आ गया, जलन की भावना आ गई, एक दूसरे के प्रति बदला लेने की भावना आ गई, जिस वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हम कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने ही लोगों में, सभी कंट्रीज़ के लोगों में जलन की भावना, बदले की भावना, गुस्से की भावना डाल दी, जिस वजह से दोबारा जो नहीं होना चाहिए था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो भी हुआ। ठीक है, तो वी कैन से दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इटसेल्फ वाज द रीज़न फॉर द हैपनिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खुद एक रीज़न था सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के लिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, देन जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, उसके बाद जर्मनी से सब कुछ ले लिया गया,
धमकी देकर, उसको गन पॉइंट पे रखकर, उसके ऊपर दबाव देकर, तो जर्मन के लोग भी शांत नहीं रहेंगे, उनके अंदर भी जब वो बदले की भावना आ गई, जिस वजह से दोबारा उनको वॉर करना ही पड़ा। ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई जिस वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। अब हम देखते हैं रशिया क्यों निकल गया था। द रशियन रिवॉल्यूशन, जिसे हम कहते हैं बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, विच टुक प्लेस इन 1917। द रशियन रिवॉल्यूशन 1917 इज कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में रशियन रिवॉल्यूशन को भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट कहा जाता है। द रशियंस हैड बीन ऑप्रेस्ड एंड सप्रेस्ड बाय द Tsar ऑफ रशिया। अब उस टाइम रशिया का जो राजा हुआ करता था उसे कहते थे Tsar, TSAR, Tsar प्रोनाउंस करेंगे और उसे लिखेंगे स्पेलिंग TCZAR, Tsar। ओके, तो उस टाइम रशिया का जो राजा था उसे कहा जाता था Tsar। द रशियन Tsar who inherited the position were all dictators and enjoyed uncontrolled rules over the people। अब उस टाइम जो रशियन के स्टार हुआ करते थे उनके पास बहुत पावर हुआ करता था। क्यों? क्योंकि वो इनहेरिटेड मीन्स पापा के बाद उनका बेटा, उनके बाद उनका बेटा, उनके बाद उनका बेटा, तो इस तरह से इनहेरिट करते हुए लोग राजा बनते हुए आए थे। मीन्स राजा का बेटा फिर राजा बनता था, फिर राजा का बेटा राजा बनता था। इस तरह से रशियन सार रूल करते हुए आए थे। उनके पास अनकंट्रोल्ड रूल था, यानी बहुत सारा पावर था लोगों पर वो रूल करने के लिए। पीपल डिड नॉट हैव एनी राइट ड्यूरिंग दिस पीरियड। लोगों के पास कोई राइट नहीं थी। द सार्स वेर सो क्रूअल एंड पिटीनेस ऑल पीपल। जो सार राजा थे, रशियन सार्स थे यानी रशियन किंग्स थे, उनको बिल्कुल भी लोगों पर दया नहीं आती थी। वो बहुत क्रूअल मीन्स क्रूर थे, लोगों पर जुल्म करते थे, बिल्कुल दया नहीं दिखाते थे। दैट इज़ पिटीलेस। क्रूअल मीन्स जुल्म करते थे। उस टाइम पर वहाँ के लोगों के पास कोई भी अधिकार नहीं था और रशियन ज़ार्स लोगों पर बुरी तरह से राज करते थे, बहुत अनकंट्रोल्ड रूल करते थे। मीन्स जो वो चाहे रूल बना देते थे, जैसा चाहे रूल करते थे, जितना जुल्म चाहे लोगों पर वो करते थे। दिस इज़ कॉल्ड अनकंट्रोल्ड रूल। मीन्स उनको जो मर्जी आता था वो करते थे। कौन? रशियन ज़ार्स मीन्स रशियन किंग्स ऑफ रशियन टाइम्स ऑफ 1917। ठीक है, so we are studying about Russian Revolution, which is also known as Bolshevik Revolution, which took place in 1917. If anyone demanded for any right, अगर लोग डिमांड करते थे कि नहीं ये हमारा अधिकार है, ये हमारे अधिकार है, तो क्या करते थे? He was tortured, उसे टॉर्चर किया जाता था। suppressed means दबाया जाता था, धमकी दी जाती थी। and severely punished or condemned to be sent to the bone chilling and dead cold of Siberia। मीन्स अगर कोई अपना अधिकार मांगता था तो उन पर जुल्म किया जाता था, उनको धमकी दिया जाता था, मारा जाता था, या फिर लास्ट ऑप्शन उन्हें साइबेरिया की ठंडी में छोड़ दिया जाता था। साइबेरिया में बहुत ठंड पड़ती है, बहुत बर्फ़ गिरते हैं, तो वहाँ पर उनको छोड़ दिया जाता था मरने के लिए। बोन चिलिंग एंड डेड कोल्ड मीन्स बहुत खतरनाक वाली ठंडी। ठीक है, बोन चिलिंग मीन्स जो हड्डी को भी जमा दे, और डेड कोल्ड मीन्स जिस ठंडी में लोग मर जाएं। ऐसी ठंडी साइबेरिया में हुआ करती थी, जहाँ पर जो लोग रशियन किंग्स को, रशियन सार्स को प्रोटेस्ट करते थे, उनके अगेंस्ट होते थे, उन्हें सेंड कर दिया जाता था। दिस अनकंट्रोल्ड एंड ऑप्रेसिव ज़ारडम बिकेम द रीज़न फॉर ग्रीफ, पॉवर्टी एंड सफरिंग अमॉन्ग पीपल। अब इस ज़ारडम की वजह से मीन्स इस रूल की वजह से अनकंट्रोल और ऑप्रेसिव मीन्स बेइंतहा मीन्स बेहिसाब, जिसको जो रूल मिलता था वो बना लेता था। तो इस वजह से अनकंट्रोल रूलिंग की वजह से लोगों में ग्रीफ, गरीबता, दुख, सफरिंग्स लोगों में आने लगी या फिर रह गई थी। द रशियन फार्मर्स, लेबरर्स एंड पीजेंट्स वर नॉट गेटिंग इनफ इनकम डिस्पाइट वर्किंग वेरी हार्ड। अब वहाँ के जो फार्मर्स थे, लेबरर्स थे, पीजेंट्स थे मीन्स मजदूर, वो दिन रात मेहनत करते थे, बहुत मेहनत करते थे, लेकिन उनको उनके मेहनत जितनी इनकम नहीं मिलती थी। तो उन्हें गुस्सा आता था, उन्हें बुरा लगता था, वो अपने फैमिली को नहीं पाल सकते थे, बीवी बच्चे भूखे मर रहे थे, दुखी थे, बीमार थे, बहुत तकलीफ़ होती थी। तो ये सब तकलीफ़ अब वो लोग कितना सहेंगे? ठीक है, तो उनसे नहीं सहन होता था। वहाँ के सभी लोग सफ़र कर रहे थे। फार्मर्स, लेबर्स, रीडर्स, फार्मर्स, लेबरर्स, पीसेंट्स मीन्स मजदूर, उनकी फैमिली, वहाँ के लोग सभी सफ़र कर रहे थे। अंडर द लीडरशिप ऑफ फादर गैपन, a large rally was taken out to the Tsar's residency, Winter Palace, on 22nd January 1905 Sunday।
अब इन लोगों को एक लीडर का साथ मिला, उस लीडर का नाम था फादर गैपन। इन्होंने एक लार्ज आर्मी निकाली जो ज़ार के रेसिडेंस पे जाती है। उस रेसिडेंस का नाम है विंटर पैलेस। तो ये सभी लोग मिलके, जो भी रशियन ज़ार से परेशान थे, सब लोग मिलके फादर गैपोन के लीडरशिप में 22 जनवरी 1905 संडे के दिन ज़ार रेसिडेंसी पर, जिसका नाम है विंटर पैलेस, वहाँ गए। दिस पीपल वेर अनार्म्ड। अब ये लोग हैं नॉर्मल मामूली से लोग हैं, इनके पास क्या हथियार होंगे? सो इनको कहा जाता है अनार्म्ड, मीन्स जिनके पास हथियार नहीं है। While some had Tsar's picture in the hand with captions like "Long live the little white lord of Russia" written on it, जिसमें से कुछ लोगों के पास ऐसे पोस्टर्स बने हुए थे जिस पर ज़ार का फोटो था और उस पर लिखा था खूब जियो लिटिल लॉर्ड ऑफ रशिया, मीन्स रशिया के छोटे सरकार, आप बहुत लंबी जीवन जियो। The Tsar army opened fire on these innocent people, because of which thousands of innocent people died, and snow in Petersburg, while the Tsar's palace was situated, turned red with blood. This day is called Bloody Sunday in history. अब क्या हुआ, जो वहाँ के, जब यहाँ ये लोग वहाँ रशियन ज़ार के रेसिडेंस विंटर पैलेस पर पहुँचे, तो वहाँ के जो आर्मी लोग थे उन्होंने इन पर अंधाधुंध गोलियाँ चलाना शुरू कर दिया और बहुत सारे इनोसेंट लोग मर गए। तो अब वो मर गए तो वहाँ पर क्या है, वो स्नो, विंटर पैलेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर स्नो है, चारों तरफ स्नो रहता है। तो सब वहीं पर, सबके ऊपर गोली चली तो खून निकला और वहाँ पर हज़ारों लोग मर गए, मीन्स उनके खून से वो पूरा वाइट स्नो रेड स्नो हो गया। और वो स्नो इन पीटर्सबर्ग, स्नो में सब वहीं दबे रहे, वहीं पड़े रहे, और जो वाइट स्नो था वो लोगों के खून से रेड स्नो हो गया। और इसीलिए उस संडे को 22 जनवरी 1905 के संडे को कहा जाता है ब्लडी संडे। ओके, ब्लडी संडे के दिन विंटर पैलेस के बाहर की जो स्नो थी वो रेड हो गई थी, बिकॉज ऑफ द ब्लड ऑफ द इनोसेंट पीपल हु फॉर्म्ड अ रैली अंडर द लीडरशिप ऑफ फादर गैपन टू द ज़ार्स रेसिडेंस विंटर पैलेस। ठीक है, फादर गैपन की लीडरशिप में हज़ारों लोग रैली करते हुए ज़ार्स रेसिडेंस पर पहुँचे। उनके रेसिडेंस का नाम था विंटर पैलेस। सभी लोग पहुँचे ऑन 22 जनवरी 1905 विच वॉज अ संडे। लोगों के पास हथियार नहीं था, उनके पास बस हाथ में पोस्टर था। पोस्टर पे लिखा था लॉन्ग लिव द लिटिल वाइट लॉर्ड ऑफ रशिया। अच्छा ही लिखा था, ख़राब तो लिखा नहीं था। फिर भी ज़ार के आर्मी लोगों ने इन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिस वजह से हज़ारों लोग मर गए और वहाँ का जो वाइट स्नो था दैट टर्न्ड इनटू रेड, और इसीलिए वो संडे कहा जाता है ब्लडी संडे। सो आपको ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ ब्लडी संडे, एक्सप्लेन। ब्लडी संडे क्यों कहा जाता है हिस्ट्री में, एक्सप्लेन। तो आप ये जो 4 पॉइंट है ये लिख दीजिएगा कि फादर गैपोन की लीडरशिप में लार्ज रैली निकली, ज़ार्स रेसिडेंस पे गई जो वाइट पैलेस है 22 जनवरी संडे को। वहाँ पर कुछ अनआर्म्ड लोग थे, और कुछ नहीं, बहुत सारे अनआर्म्ड लोग, और ज़ार की पिक्चर लेकर पहुँचे। तो ज़ार्स की आर्मी ने वहाँ पर फायरिंग चालू कर दी, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट लोग मर गए। जो विंटर पैलेस था वो पीटर्सबर्ग में था। पीटर्सबर्ग में हर जगह स्नो था। स्नो पर वो डेड पीपल के ब्लड गिरे, और फिर उस वजह से वो पूरा प्लेस ब्लडी हो गया, रेड कलर का हो गया, जिस वजह से उस संडे को कहते हैं ब्लडी संडे। ठीक है। Around this time, a large number of Russians got provoked and became restless as the weakness of the Tsardom had become obvious when a small nation like Japan had defeated a massive nation like Russia in the Russian-Japan War 1904-1905. अब कुछ टाइम बाद एक बहुत बड़ा a large number of Russians got provoked and became restless. बहुत सारे रशियन लोग एकदम जोश में आ गए और उन्होंने ये सोचा कि हम भी हमारे राजा के खिलाफ फिर से आवाज़ उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक छोटे से नेशन जापान ने बड़े से नेशन रशिया को, एक रशिया जापान वॉर जो हुआ था 1904-1905 में, उसमें एक छोटे से नेशन जापान ने बड़े से नेशन रशिया को हरा दिया था। तो हम रशियन लोग ही क्यों नहीं मिल के लड़ सकते हैं। In order to pacify the angry Russians, an announcement to call a Duma legislative assembly which had not been called for years was made. अब रशियन राजा को पता चल गया कि भाई लोग दोबारा हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो उसने क्या किया, जस्ट एक अनाउंसमेंट करवा दी कि हम ड्यूमा लेजिस्लेटिव असेंबली को बुला रहे हैं। मीन्स कुछ लोगों को बुला रहे हैं जो आपको और हमारे बीच में सुलह करवाएंगे, जो कि
सिर्फ ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया जिस वजह से पब्लिक शांत हो जाए। पब्लिक शांत भी हो गई, लेकिन ये डूमा लेजिस्लेटिव असेंबली आया ही नहीं, बना ही नहीं। ये एक लोगों का टीम होगा जो सभी लोग और राजा के बीच में सुलह करवाते, लेकिन ये टीम बनी ही नहीं और लोग शांत हो गए। इवेंचुअली 4 सच डूमाज वेर कॉल्ड। जब ज़रूरत पड़ी तब ऐसे 4 डूमाज बुलाए गए, बट बिफोर इट कैन टेक एनी स्टेप्स टू सेटिस्फाई द सिटीजन इट हैड बीन कॉल्ड ऑफ। यानी उनको बुलाया गया और वापस भेज दिया गया, मीन्स उनका कोई काम ही नहीं हुआ, उन्होंने आके कुछ भी काम किया नहीं। वो बस लोगों को तसल्ली दिलाने के लिए कि हाँ भाई हम एक ग्रुप ऑफ पीपल को बुला रहे हैं जिसे कहते हैं डूमा, जो आपके और हमारे बीच सुलह करवाएगी। ऑन 8 मार्च 1917 ऑप्रेस्ड वर्कर्स ऑफ पेट्रोग्रेड कॉल्ड फॉर अ स्ट्राइक। अब इस दिन 8 मार्च 1917 को वर्कर्स ऑफ पेट्रोग्रेड ने एक स्ट्राइक कर ली। ऑप्रेस्ड वर्कर मीन्स गुस्सैल वर्कर, जो बहुत अब उनके अत्याचारों से तंग आ गए थे, तो उन्होंने एक स्ट्राइक कर दी। जार सेंट हिज ट्रूप्स टू सप्रेस दिस इवेंट। अब जार राजा ने क्या किया भाई, अपनी आर्मी भेज दी, ट्रूप मीन्स आर्मी भेज दी इस इवेंट को ठीक करने के लिए। बट द आर्मी रिफ्यूज टू शूट दिस पीपल। बट वो आर्मी के लोग कैसे थे, अच्छे थे, उन्होंने कहा कि भाई हम इन लोगों पर सूट नहीं करेंगे। एज रिजल्ट द रिवॉल्यूशन बिगेन, और रिवॉल्यूशन दोबारा स्टार्ट हुआ। आफ्टर द फॉल ऑफ ज़ारडम द पावर फेल इनटू द हैंड्स ऑफ केरेंस्काई, लीडर ऑफ मेंशेविक ग्रुप माइनॉरिटी। अब रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तो उसमें रशियन आर्मी ने मना कर दिया कि भाई अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, और रशिया का ज़ारडम मीन्स राजा का रूल गिर गया और जो पावर थी वो चला गया केरेंस्के लीडर मेंशेविक ग्रुप। केरेंस्के लीडर जो थे मेंशेविक ग्रुप के थे, जो माइनॉरिटी मीन्स लो क्लास के थे। एक्सेप्ट फॉर लेनिन एवरीवन इन रशिया वॉज हैप्पी विद द फॉल ऑफ ज़ार। ज़ारडम खत्म हो गया, मीन्स वो जो ज़ार राजा का रूल था, मीन्स हेरिडिटी, हमारे राजा का बेटा जो राजा बनेगा, वो रूल ही ख़त्म हो गया और ज़ारडम ख़त्म हुआ, जिस वजह से लोग बहुत खुश थे। आप देखिए, एक माइनॉरिटी ग्रुप का आदमी, मेंशेविक ग्रुप एक माइनॉरिटी ग्रुप है जिसका लीडर केरेंस्काई नाम है, केरेंस्काई लीडर बन गया, ठीक है, जिस वजह से लोग बहुत खुश थे। खाली एक लेनिन ग्रुप ऑफ पीपल थे जो खुश नहीं थे। बट लेनिन बिलीव्ड इन द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबरर एज प्रोपोगेटेड बाय कार्ल मैक्स। लेकिन लेनिन ये भी मानते थे कि हाँ, जो लोग लीडर को साथ में लेकर चलते हैं, लेबर्स को साथ में लेकर चलते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं। तो लेनिन भी कहीं ना कहीं केरेंस्के लोगों के पक्ष में था। सो एवरीवन इन रशिया वॉज वेरी हैप्पी। सभी लोग रशिया में बहुत खुश थे। द मेंशेविक ग्रुप बिलीव्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ मिडिल क्लास। मेंशेविक ग्रुप के जो लोग थे, जो लीडर्स थे, वो मिडिल क्लास लोगों में बिलीव करते थे। एज ए रिजल्ट लेनिन इंस्टिगेटेड द बोल्शेविक अगेंस्ट मेंशेविक एंड इन नवंबर 1917 डिक्लेयर्ड द फाइनल रिवॉल्यूशन एंड गॉट द रीन्स इन हिज हैंड। इस वजह से क्या हुआ, लेनिन ने बोल्शेविक को मेंशेविक के खिलाफ खड़ा किया इन नवंबर 1917 और एक फाइनल रिवॉल्यूशन हुआ। दिस केम टू बी नोन एज सोशलिस्ट बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, और ये रिवॉल्यूशन कहलाया बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। Thus the 300 years of old Tsardom came to an end for the first time and Russia was without a Tsar। और फिर ये मेंशेविक और बोल्शेविक ने मिलके एक सोशलिस्ट बोल्शेविक रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया और ज़ारडम ख़त्म हुआ। मीन्स अब जो पब्लिक चाहेगी वही राजा बनेगा, ऐसा रूल स्टार्ट हुआ। और ज़ारडम मीन्स राजा का बेटा राजा बनेगा, ये वाला रूल ख़त्म हो गया। ये रूल जो था ज़ारडम रूल, ये 300 ईयर्स से चला आ रहा था, जो कि फर्स्ट टाइम रशिया में स्टार्ट हुआ और रशिया 300 साल बाद फर्स्ट टाइम बिना राजा का था। इट वॉज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर द रशियन पीपल्स। नाउ द इफ़ेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द लीग ऑफ नेशन। अब लीग ऑफ नेशन कैसे स्टार्ट हुआ? द हॉरर ऑफ द वर्ल्ड वॉर एक्सप्लेन द एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ वर्ल्ड पीस ऑफ द नेशन ऑफ वर्ल्ड। अब क्योंकि पूरा वर्ल्ड एक वर्ल्ड वॉर देख चुका था, उसमें बहुत सारी बर्बादी हुई थी, तो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं देखना चाहता था हर कंट्री। इसीलिए सब कंट्रीज़ ने मिलकर एक लीग ऑफ नेशन स्टार्ट करने का सोचा। अ नीड फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉज फेल्ट, सो इट बिकेम नेसेसरी टू थिंक एक्टिवली एंड इमीडिएटली अबाउट वर्ल्ड पीस। इसीलिए पूरी दुनिया में शांति बनी रहे, ये सोचने की बहुत बड़ी ज़रूरत आ गई थी।
The American president Woodrow Wilson had contributed substantially in the establishment of League of Nation. इसलिए लीग ऑफ नेशन बनाने के लिए सबसे पहले कंट्रीब्यूट किया अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने, और उन्होंने कहा कि भाई अब शांति की ज़रूरत है, सभी कंट्रीज़ के लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग और पीस की ज़रूरत है. The 14 points suggested by Woodrow Wilson were presented during the Peace Paris process on 10th January 1920. The League of Nations was formed. So, League of Nations फॉर्म हुआ था on 10th January 1920, जिसे पहले कहा गया था पेरिस पीस प्रोसेस, क्योंकि ये पेरिस में फॉर्म हुआ था और 14 पॉइंट्स उसमें डिस्कस हुए थे. सजेस्ट किया था उस टाइम के अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने. सो वॉर तो किसी को भी पसंद नहीं है, और वॉर जब ख़त्म होता है, जब शुरू होता है, ख़त्म होता है, तो वो सिर्फ बर्बादी छोड़ता है, सिर्फ डिस्ट्रक्शन छोड़ता है, लोगों की जान जाती है, जो कि किसी को भी नहीं पसंद. सो हर कंट्री इस बात से एग्री था कि भाई हमें अब पीस की ज़रूरत है. इसीलिए लीग ऑफ नेशन मीन्स अ ग्रुप ऑफ नेशंस केम टुगेदर एंड फॉर्म्ड द लीग ऑफ नेशन टू वर्क अपॉन द पीस एंड prosperity of many countries of the world. So, League of Nations was formed on 10th January 1920. अब ये जो लीग ऑफ नेशन बना, इसका एम क्या था? What was the aim of League of Nation? Its aim was to maintain international peace and security. International means हर कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री के बीच में शांति और सिक्योरिटी, सेफ्टी बनी रहे. हर नेशन को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए उसकी यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए. हर नेशन एक दूसरे की यूनिटी और इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करेगा. टू गिव द पॉलिसी ऑफ वॉर मीन्स पॉलिसी ऑफ वॉर को छोड़ दो. टू गिव अप मीन्स पॉलिसी ऑफ वॉर के बारे में सोचना ही नहीं है. टू डेवलप इंटरनेशनल रिलेशनशिप मीन्स एक कंट्री दूसरे कंट्री से, दूसरा कंट्री पहली कंट्री से, पहली कंट्री तीसरी कंट्री से, मीन्स हर एक कंट्री के बीच में इंटरनेशनल रिलेशनशिप बना रहे. टू सॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट पीसफुली थ्रू निगोशिएशन और मेडिएशन मीन्स अगर बाय द वे किन्हीं दो कंट्रीज़ के बीच में मनमुटाव होता है, प्रॉब्लम्स होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो उसे शांति से बैठकर, मिलकर, मीटिंग कर सॉल्व किया जाएगा. इफ़ एनी नेशन इग्नोर्स द लीग ऑफ नेशन और इट्स मेडिएशन इट वुड डिक्लेयर एज अ रिबेल नेशन. अगर कोई कंट्री लीग ऑफ नेशन को ज्वाइन करने से मना करता है तो वो इस लीग ऑफ नेशन का रिबेल हो जाएगा, मीन्स दुश्मन हो जाएगा. फिर उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे, क्योंकि अगर सभी कंट्रीज़ को शांति चाहिए तो सभी को लीग ऑफ नेशन ज्वाइन करना ही पड़ेगा. अगर कोई नहीं करता है दैट मीन्स वो वॉर चाहता है, या फिर वो झगड़ा करना चाहता है, या फिर वो हमारे लीग ऑफ नेशन के मोटो से सहमत नहीं है, ठीक है, तो उसको रिबेल घोषित कर दिया जाएगा. उसे सारे रिश्ते बाकी की कंट्रीज़ के तोड़ दिए जाएंगे. रिबेल मीन्स दुश्मन, उसे दुश्मन घोषित कर दिया जाएगा और फिर उसको सभी फैसिलिटीज़, कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी. सो लीग ऑफ नेशन established for world peace did not manage to keep a control over the imperialistic policies of the superpowers, and in 1939 the second world war began. अब ये लीग ऑफ नेशन इतना अच्छा बना था, काम भी कर रहा था, उसके मोटोज भी बने थे, बट इट वॉज नॉट सक्सेसफुल. लीग ऑफ नेशन सक्सेसफुल नहीं रहा टू मैनेज कंट्रोल ओवर द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर से हुआ इन 1913. ठीक है, तो जिस एम के वजह से लीग ऑफ नेशंस एस्टेब्लिश हुआ था वो एम फुलफिल नहीं कर पाया लीग ऑफ नेशन, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारे देश को देखना पड़ा. सो हियर वी कंप्लीट अवर चैप्टर 2. वी स्टडीड दीज पॉइंट्स इन अवर चैप्टर. प्लीज़ जस्ट रीड द चैप्टर, ओके. और बाद में तो आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, रिवीजन मिल जाएगा, उस रिवीजन से आप पढ़िएगा. प्लीज़ रिमेंबर वी विल टेक चैप्टर 1 to 8 and 13 दो चैप्टर हिस्ट्री के, एक चैप्टर सिविक्स का और एक चैप्टर हम जियोग्राफी का लेंगे, चैप्टर 13. ठीक है, इन चारों में से मैं आपको रिवीजन दूंगी, आपको रिवीजन का पढ़ना है और उसी में से आपको क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम में आएंगे. सो गो थ्रू द रिवीजन मटेरियल प्रोवाइडेड टू यू वेरी केयरफुली.